द अनदर डे ऑफ द 10 PM क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। हमारा मॉर्निंग बैच नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर आपके नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी जो लाइव क्लासेस या डेमो क्लासेस की बात करें 2, 3, 4 दिसंबर को आपके पास रहेगी। 5 दिसंबर से आपके पास लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। लाइव बैच की बात करें, आप डेमो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बैच पर ओनली 49 रुपीज के अंदर। और अगर बात करें कि क्लासेस के अंदर या जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, तो लाइव क्लासेस मिलेगी बैच के अंदर डेली मॉर्निंग बैचेस के अंदर। 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा कोर्स कंप्लीट कराने का। नेक्स्ट बात करें टेस्ट सीरीज की, बात करें 6 डेज वीकली क्लास, एक कम से कम 7 क्लास होगा एक सप्ताह के अंदर। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली टेस्ट सीरीज रहेगा, सब्जेक्ट असेसमेंट रहेगा, और आपको जो नोट सेट की रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज होने वाला है वो भी यहाँ पर क्या मिलेगा, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। टीम की बात करें, सब जो टीम मेंबर्स है या एजुकेटर्स है, दे हैव द एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 years ऑफ टीचिंग एंड द क्लिनिकल नॉलेज। वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए का हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी के साथ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलेगा, तो आज अगर जो बेसिकली बात करने जा रहे हैं हम न्यूबॉर्न इमरजेंसी केसेस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक केस होता है हमारे पास न्यूबॉर्न इंट्यूबेशन, या बात करें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में बात करेंगे। चलेगा, तो देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इसी सेशन का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है वो क्या है यहाँ पर, कि विच इज पोजिशन यूज फॉर न्यूबॉर्न फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, कि एक जो बच्चा है न्यूबॉर्न है उसका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए आपको कौन सा पोजीशन देना होगा। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर रोज पोजीशन, नेक्स्ट वन है आपके पास स्लीपिंग पोजीशन, नेक्स्ट है आपके पास हाइपर एक्सटेंशन लिखा हुआ है पर नेक, नेक्स्ट वन है स्लाइटली फ्लेक्शंस ऑफ द नेक। तो विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कि कौन सा आंसर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि विच इज पोजीशन यूज फॉर न्यूबॉर्न एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, या एटी ट्यूब जब हम डालने जा रहे हैं किसी बच्चे को, ठीक है, उस समय उसका पोजीशन क्या रहेगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस क्या रहेगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए है कि रोज पोजीशन देना चाहिए, नेक्स्ट है हमारे पास स्नीपिंग पोजीशन देना चाहिए, थर्ड वन है हाइपर एक्सटेंडेड नेक या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक करना चाहिए, नेक्स्ट है स्लाइटली फ्लेक्शन ऑफ द नेक। तो देखो अगर बात करें कि न्यूबॉर्न इंट्यूबेशन की बात करें तो बेसिकली जो आंसर है इसका वो करेक्ट आंसर हमारे सामने ये है कि हम क्या देंगे, स्नीपिंग पोजीशन देंगे। क्या देंगे, स्नीपिंग पोजीशन देंगे। अब ऐसा पूछ रहा है कि स्नीपिंग पोजीशन क्या होता है, स्नीपिंग पोजीशन कि होता क्या है स्नीपिंग पोजीशन में, तो स्नीपिंग पोजीशन क्या करता है यहाँ पर, जो एक्सिस है, किस किस का एक्सिस अगर बात करें यहाँ पर ओरोफेरिंक्स, अगर बात करें यहाँ पर ओरोफेरिंक्स, नेक्स्ट वन है नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स एंड जो लेरिंक्स होता है वोकल कॉर्ड्स, वो सारे क्या होते हैं एक एक्सिस का मतलब एक सीधी लाइन में आपको क्या होंगे, विजुअलाइज होंगे। इससे क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स विजिबल होगा, इजीली क्या होगा, इंट्यूबेट हम बच्चे को यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि नेक का पोजीशन क्या रखा जाएगा, इसके अंदर नेक का पोजीशन क्या होता है, तो जो अपर नेक है, अपर नेक होता है उसको तो हम क्या करते हैं, स्लाइटली पोजीशन बना लेके स्लाइटली एक्सटेंशन क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और जो लोअर नेक होता है उसको क्या करते हैं, हम फ्लेक्शन यहाँ पर करते हैं। किस लिए, स्नीपिंग पोजीशन बनाने के लिए, इसलिए करते हैं स्नीपिंग पोजीशन बनाने के। एक को यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि 2018 दिल्ली एम्स में पूछा गया था क्वेश्चन कि अगर कोई ओबेज पर्सन है, क्या है, ओबेसिटी, सीवियर मॉर्बिड ओबेसिटी वाला पर्सन है, तो उसके लिए कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, तो उसके लिए भी राइट आंसर रहेगा स्नीपिंग पोजीशन। ठीक है, उसके लिए भी राइट आंसर क्या रहेगा, स्नीपिंग पोजीशन। बट एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर क्या यूज करते हैं, रोज पोजीशन या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक यहाँ पर क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए आगे, कोई क्वेश्चन इस यहाँ पर डाउट है, देखिएगा कौन सी पोजीशन यूज करेंगे न्यूबॉर्न के लिए, स्नीपिंग पोजीशन यूज करेंगे। बैक मास्क वेंटिलेशन होगा तब भी क्या करेंगे, स्नीपिंग पोजीशन यूज करेंगे। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलेगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज साइज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच इज साइज ईटी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज फॉर न्यूबॉर्न विद वेट 2.5 kg। अगर कोई 2.5 kg का चाइल्ड है तब उसको इंट्यूबेशन हम करने जा रहे हैं तो किस साइज का ट्यूब यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या है 2.5 mm का यूज करेंगे जो कि क्या होता है इंटरनल डायामीटर। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल डायामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल डायामीटर 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm या 4.0 mm का यहाँ पर ट्यूब यूज करेंगे। तो विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर 2.5 kg बर्थ वेट। अगर बच्चे का है तो अगर हमें नीड पड़ता है उसको इंट्यूबेट करने का तो कौन सा ट्यूब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एनीवन, क्या करेक्ट आंसर रहेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? सभी को आंसर करना है। देखो हम लाइव है तो क्या करना है, इंटरेक्शन होना चाहिए हमारे बीच में, ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर 2.5 kg न्यूबॉर्न फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट? विच वन? यस, देखिएगा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईटी ट्यूब की, कि ईटी ट्यूब कैसे सेलेक्ट करते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट है भाई? देखो आंसर जो होगा हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, 3.5 mm का ट्यूब यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे तो देखिएगा बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, ये हो गया हमारे पास बर्थ वेट, ये हो गया यहाँ पर गेस्टेशनल या बात करें जेस्टेशनल वीक्स, और नेक्स्ट वन है हमारे पास ईटी ट्यूब कि कौन सा ईटी ट्यूब सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा लेस देन 1 kg है या 1000 ग्राम है या गेस्टेशन वीक क्या है लेस देन 28 वीक से, तो जो ट्यूब सिलेक्शन होता है वो कौन सा होगा? अगर ट्यूब सिलेक्शन की बात करें, ट्यूब सिलेक्शन होगा 2.5 mm का ट्यूब क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट के लिए परफॉर्म करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं यहाँ पर कि अगर बच्चा क्या है 1 to 2 kg है, ठीक है, या 28 to 34 वीक से उसका गेस्टेशन, तो जो ट्यूब यूज करेंगे वो करेंगे 3.0 mm का क्या करेंगे, ट्यूब यूज करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम यहाँ पर और भी आगे कि मान लीजिए 3 kg है, 3 to 4 kg है, सॉरी 2 की बात करें यहाँ पर, अगर हमारे पास क्या है 2 to 3 kg है, 2 to 3 kg है, या बात करें 34 to 38 वीक्स है, तो इसमें जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है 3.5 mm होता है, जो हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर भी है। और भी अगर यहाँ पर हम बात करें ईटी ट्यूब सिलेक्शंस की, वो देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अगर बच्चे का वेट क्या है मोर देन 3 kg है, ठीक है, या मोर देन 38 वीक्स है, तो जो ट्यूब साइज होगा वो क्या होगा 4.0 mm रहेगा। क्लियर है यहाँ पर? और भी हम बात करते हैं जो एग्जाम या नॉर सेट में ईटी ट्यूब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखिएगा ईटी ट्यूब एडल्ट फीमेल कई बार पूछा गया है, किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट फीमेल की बात कर रहे हैं। एडल्ट फीमेल के लिए जो ट्यूब सिलेक्शन होता है, जो ट्यूब सिलेक्शन होता है वो कितना होता है 7.0 to 7.5 mm रहेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं एडल्ट मेल, इसकी बात करते हैं एडल्ट मेल। जो एडल्ट मेल होता है उसके लिए जो ट्यूब सिलेक्शन रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा 7.5 to 8.0 mm का क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पर यूज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पर बर्थ वेट लिखा है, यहाँ पर गेस्टेशनल वीक्स है, और यहाँ पर बात करेंगे ईटी ट्यूब अगर 1 किलो से कम है या 28 वीक से कम है हमारे पास तो 2.5 mm का ट्यूब यूज करेंगे। 1 to 2 kg है, 28 से 34 वीक से तो 3.0 यूज करेंगे। अगर 2 to 3 kg है, 34 से 38 वीक से 3.5 यूज करेंगे। अगर मोर देन 3 kg या मोर देन 38 वीक्स है तो वहां पर 4 mm का ट्यूब यूज करेंगे। एडल्ट फीमेल है 7 to 7.5 और एडल्ट मेल है तो भाई 7.5 से 8
mm का एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करेंगे। और ये जो दोनों क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखे हैं न्यूबॉर्न की रिगार्डिंग भी, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पहले भी एग्जाम में नोर सेट के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर आपसे पूछा गया। वैसे भी दिल्ली एम्स जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाता रहता है, तो हम भी उसका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, इस बार क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। चलिएगा नेक्स्ट वन, ऑल्सो द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज साइज, किस साइज का, विच इज साइज सक्शन कैथेटर यूज फॉर सक्शनिंग ऑफ ईटी ट्यूब। साइज दे रखा है 4 mm, एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है हमारे पास 4 mm का, उसका अगर हमें सक्शन करना है तो हम कौन सा साइज का ट्यूब यूज करेंगे। फर्स्ट वन है 5 फ्रेंच, नेक्स्ट वन है 6 फ्रेंच, नेक्स्ट वन है 7 फ्रेंच या 8 फ्रेंच, विच वन ट्यूब वी शुड यूज फॉर द एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ईटी का साइज दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, ईटी साइज दे रखा है, ईटी कितना है 4 mm का है। अब सक्शन कैथेटर आप कौन सी साइज का सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन ए ठीक है 5 फ्रेंच, ऑप्शन बी 6 फ्रेंच, ऑप्शन सी 7 फ्रेंच और ऑप्शन डी है 8 फ्रेंच। तो किस साइज का सक्शन कैथेटर आप लोग यहाँ पर चूज करोगे, आंसर कीजिएगा कि विच वन द करेक्ट साइज फॉर सक्शनिंग ऑफ ET ट्यूब 4 mm। अगर ET ट्यूब 4 mm का है तो किस साइज का सक्शन कैथेटर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो कौन सा करें भाई बताइएगा जरा, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा सक्शन कैथेटर साइज यहाँ पर यूज करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चंस दिल्ली एम्स में पूछे जाते हैं जो बेस्ड होते हैं आपके क्लिनिकल नॉलेज के ऊपर या आप क्लिनिकल प्रोसीजर के बारे में कितना जानते हो। यस, विच वन इज करेक्ट। तो देखो आंसर की बात करें यहाँ पर, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास 8 फ्रेंच। क्या रहेगा 8 फ्रेंच, करेक्ट आंसर क्या रहेगा 8 फ्रेंच रहेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूले, अगर हमें क्या करना है सक्शन कैथेटर साइज निकालना है, सक्शन कैथेटर साइज क्या करना है निकालना है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब, कोई भी ट्यूब दे रखा हो उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर क्या था 4 mm का ट्यूब था, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय द 4, तो कितना हो गया 8 फ्रेंच, क्या आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर 8 फ्रेंच, हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर 8 फ्रेंच हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए ओजी ट्यूब, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब का साइज पूछा जाए कि साइज कितना यूज करेंगे, तो उसके लिए भी क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार से आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर साइज अकॉर्डिंग टू ET ट्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब, सबका सिमिलर आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फिक्सिंग की बात करें, फिक्स साइड, फिक्सिंग ऑफ ET ट्यूब, जो हम क्या करते हैं किसी भी एंडोट्रेकियल जब इंट्यूबेशन करते हैं तो उसके लिप्स के कॉर्नर पे क्या करते हैं ET ट्यूब को फिक्स करते हैं। तो फिक्सिंग ऑफ ET ट्यूब की बात करें तो क्या हो जाता है फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब। जैसे कि एग्जांपल अगर 4 mm का ट्यूब होगा ठीक है, तो उसको क्या करेंगे 4 mm को हम 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पे फिक्स करेंगे 12 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे फिक्स करेंगे। या फिर आप सिंपल सा बोल सकते हो यहाँ पर कि ET ट्यूब साइज को यहाँ पर किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा हमारे पास वहां पर क्या करेंगे उसकी फिक्सिंग साइड होगी। और बात करें यहाँ पर नॉर्थ साइड के अंदर पूछा गया कि लेफ्ट साइड फिक्स करते हैं राइट साइड फिक्स करते हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं हम ET को क्या करते हैं फिक्स करते हैं, ET को क्या करते हैं फिक्स करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की ट्यूब को यूज करना, कि किस प्रकार से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं। अगर आपसे एक और यहाँ पर ले लेते हैं वन और ट्यूब की बात कर लेते हैं, अगर आपसे चेस्ट ट्यूब की बात की जाए, चेस्ट ट्यूब, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय एंडोट्रेकियल ट्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर 4 mm का ट्यूब है तो वहां कितना यूज करेंगे फिर हम वहां पर यूज करेंगे
416 16 फ्रेंच का क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब वहां पर यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्लियर? चले आगे, कंप्लीट है, चलेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का। नेक्स्ट देखिएगा, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर से एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे जिसको आपको लगे कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच फॉर्मूला यूज फॉर कप्ड ट्यूब साइज कैलकुलेशन मोर देन 1 ईयर चाइल्ड। 1 साल से बड़ा कोई बच्चा है, 1 साल से कोई बड़ा है, 1 साल अगर हम बात करें, आप जो डिस्कस कर रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में कि यूरिनरी कैटेटर साइज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एंडोट्रेकियल ट्यूब। मान लीजिए 2.5 हमारे पास mm का क्या है, अगर हमने ईटी ट्यूब किसी बच्चे को लगा रखा है तो जो सुटेबल साइट रहेगा उसके लिए यूरिनरी कैटेटर वो क्या रहेगा, 5 फ्रेंच का वहां पर रहेगा। द मैक्सिमम साइज इज 5 फ्रेंच, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर हमें क्या करना है, यूरिनरी कैटेटर का साइज भी आइडेंटिफाई करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्मूला यूज फॉर द कप ट्यूब साइज कैलकुलेशन मोर देन द 1 ईयर। अगर 1 साल से कोई बड़ा है, बच्चा है और उसके लिए हम कप्ड ट्यूब यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, पहले ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है एज जो कि ईयर में होगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4। नेक्स्ट वन है एज ईयर के अंदर 4 प्लस डिवाइड बाय 4 3। नेक्स्ट एज ईयर के अंदर डिवाइड बाय 3 प्लस 4। नेक्स्ट वन है एज प्लस 6 सेंटीमीटर। तो विच वन करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। विच वन इज करेक्ट फॉर द कप्ड ट्यूब। क्या लिखा हुआ है, कप्ड ट्यूब की बात करें, दो तरह की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स आती है, एक आती है क्या, कप्ड ट्यूब आती है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होगा, यहाँ पर एक बलून रहेगा जिसे कप्ड ट्यूब, एक आती है विदाउट कप्ड ट्यूब, ठीक है। तो कप्ड ट्यूब की बात करें कि कप्ड ट्यूब के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, विच वन फॉर्मूला इज यूज फॉर द कप्ड ट्यूब। चलेगा, लिखा। तो देखो जब करेक्ट आंसर की बात करें, ट्यूब्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट द ट्यूब साइज कैलकुलेशन, दोनों की बात करते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास बी। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर बी रहेगा। पहले बात करते हैं किसकी, यहाँ पर कप्ड ट्यूब की। जो कप्ड ट्यूब है वो कब लगाई जाती है, यहाँ पर जनरली मोर देन 1 ईयर। पहले जो क्राइटेरिया था, पुराना क्राइटेरिया था, उसमें 12 साल के बाद कप ट्यूब यूज किया जाता था। नाउ डेज ऐसा देखा गया कि माइक्रो एस्पिरेशन, थोड़ा थोड़ा जो फ्लूइड है वो रिसके कहाँ जाता है, अंदर ट्रेकिया के अंदर चला जाता है। इसलिए आजकल क्या करते हैं, जो मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर चाइल्ड है, उनके अंदर भी क्या करते हैं, कप्ड ट्यूब यहाँ पर यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एज को किसमें लेंगे हम, ईयर्स के अंदर, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 से और प्लस किससे कर देंगे, यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये किसके लिए हुआ, कप्ड ट्यूब के लिए। दूसरा बात करें अनकप्ड ट्यूब, अनकप्ड ट्यूब पूछा जाए कि एज ग्रुप क्या रहेगा अनकप्ड ट्यूब के लिए, कितने साल से, तो लेस देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड। जो लेस देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड होते हैं उनके लिए कौन सा ट्यूब यूज करते हैं, अनकप्ड ट्यूब यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज इन ईयर्स, ठीक है, डिवाइड बाय 4 प्लस 4, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द ईटी ट्यूब साइज कैलकुलेशन। और प्रीवियस नॉरसेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूबॉर्न के लिए अगर कप्ड ट्यूब यूज करना है तो विच वन फॉर्मूला वी शुड यूज, कौन सा यूज करेंगे, तो कप्ड के लिए तो करेंगे हम कौन सा, एज इन ईयर डिवाइड बाय 4 प्लस 3, और अनकप्ड के लिए यूज करेंगे एज डिवाइडेड बाय द 4 प्लस 4। ये यहाँ पर क्या करेंगे हम जनरली यूज करेंगे किसके लिए, कप्ड एंड अनकप्ड ट्यूब के लिए फॉर्मूला। लिखा, चलिए आगे, कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन भी, आगे चलेगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज लैरिंगोस्कोप ब्लेड, विच इज लैरिंगोस्कोप ब्लेड यूज फॉर टर्म न्यूबॉर्न इंट्यूबेशन। क्वेश्चन क्या देखा है कि अगर कोई टर्म न्यूबॉर्न इंट्यूबेशन है, उसको अगर हम क्या करने जा रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट करने जा रहे हैं,
तो किस प्रकार का वहां पर लेरिंजोस्कोप ब्लेड यूज किया जाएगा? ऑप्शन दे रखे मिलर 0, नेक्स्ट है यहाँ पर मिलर 1, मैक 2 एंड मैक 4। विच वन इज करेक्ट आंसर? कौन सा यहाँ पर यूज किया जाएगा? तो देखिएगा, पहले अगर हम डिस्कस करें कि किसी भी लेरिंजोस्कोप की बात करें तो लेरिंजोस्कोप में दो चीजें होती है। लेरिंजोस्कोप में क्या होता है? अगर हम बात करें यहाँ पर लेरिंगोस्कोप की, ठीक है, तो लेरिंजोस्कोप के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है ब्लेड, एक होता है हैंडल। ठीक है, हैंडल को चेंज करने का नीड नहीं जनरली, ठीक है, डू नॉट नीड टू चेंज, किसी प्रकार का चेंज करने का नीड नहीं। पर जो ब्लेड्स होती है वो दो तरीके की ब्लेड्स होती है हमारे पास। फर्स्ट होती है यहाँ पर मिलर, दूसरा मैकिंटोश, जिसको क्या बोला गया मैकिंटोश। जो मिलर ब्लेड होती है वो स्ट्रेट होती है और जो मैक ब्लेड होती है वो कैसे कर्व ब्लेड होती है। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर टर्म बेबी हमारे पास है, टर्म बेबी हमारे पास है, जो ब्लेड यूज किया जाएगा टर्म बेबी के लिए वो कौन सा ब्लेड होगा? मिलर 0 होगा। क्या होगा? मिलर ब्लेड 0। इट इज अ स्ट्रेट ब्लेड। न्यूबॉर्न के अंदर जो ब्लेड यूज किया जाता है, न्यूबॉर्न के अंदर जो ब्लेड यूज किया जाता है वो कौन सा ब्लेड यूज करते हैं? स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लेड साइज देख लेते हैं हम। ब्लेड साइज की बात करें तो ब्लेड साइज कैसे यूज करेंगे? पहले बात करते हैं यहाँ पर मिलर, जो कि हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। मिलर कौन सा साइज? 00। मिलर कौन सा ब्लेड होगा? स्ट्रेट ब्लेड रहेगा। कौन सा? 00। किसके लिए? प्री टर्म के लिए, प्री टर्म्स बेबी के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलर 0 ब्लेड, किसके लिए यूज होगा? टर्म बेबी के लिए। किसके यूज होगा? टर्म बेबी के लिए। नेक्स्ट है मिलर 1, मिलर 1 जो रहेगा वो किसके लिए यूज होगा? यहाँ पर इन्फेंट एज तक या इन्फेंट एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलर नंबर 2 जो जनरली 2 to 12 ईयर्स तक यूज होता है। नेक्स्ट वन है मिलर की बात कर रहे हैं ना, मिलर, और यहाँ पर मैक भी स्टार्ट हो जाता है दोनों के अंदर। यहाँ पर बात करें मैक 2, यहाँ पर भी मैक 3 और मिलर 3 जनरली कहाँ यूज होगा? मोर देन 12 ईयर्स। लास्ट वन होता है मैक 4, इतने ब्लेड साइज आते हैं भाई, ठीक है। या मिलर 4 किसमें होगा? एडल्ट के अंदर। कहाँ यूज होगा? एडल्ट के अंदर यूज होता है। तो ये कुछ कॉमन साइड थी। क्लियर है कि चाइल्ड या न्यूबॉर्न बेबीज के जनरली कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रेट ब्लेड यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रेट ब्लेड यूज कर सकते हैं। तो मिलर 00 जो ब्लेड है वो प्रीटर्म के लिए, मिलर 0 ब्लेड है वो टर्म के लिए, मिलर 1 ब्लेड रहेगा, नंबर 1 जो रहेगा मार्किंग वो क्या रहेगा? इन्फेंट के अंदर यूज होगा। मिलर 2 या मैक 2 हम 2 to 12 ईयर्स यूज कर सकते हैं। मैक 3 या मिलर 3 जो है मोर देन 12 ईयर्स। और बात करें मैक 4 या मिलर 4 जो रहेगा वो एडल्ट पर्सन के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर हुआ ब्लेड आइडेंटिफिकेशन के ब्लेड कैसे यूज किया जाता है? एनीवन एनी डाउट? चलें आगे। क्लियर है भाई? क्लियर? चलेगा आगे। अगर ब्लेड साइज कंप्लीट है तो फिर आगे आ जाइए वापस। कहां पर? तो कौन सा ब्लेड यूज करेंगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूबॉर्न के लिए हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन मिलर 0 ब्लेड यहां पर यूज करें। आगे चलेगा। नेक्स्ट वन है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट डन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा? ड्यूरिंग सेलिक मैन्योर एट द टाइम ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। तो देखो जनरली बात करें सेलिक मैन्योर की बात की गई। पहले ऑप्शन देखते कि ऑप्शन क्या क्या इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फर्स्ट वन है अप्लाइंग जेंटल प्रेशर टू द एंटीरियर नेक। एंटीरियर नेक पे जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है इन ए पोस्टीरियर डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में, एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। कहां पर? क्रिकोइड कार्टिलेज पे। नेक्स्ट वन है अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द पोस्टीरियर नेक इन ए पोस्टीरियर डायरेक्शन एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। यहाँ पर क्या है? जेंटल प्रेशर कहां अप्लाई किया जा रहा है? पोस्टीरियर डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है सी अप्लाइंग बैकवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड एंड पोस्टीरियर प्रेशर ऑन द थायराइड कार्टिलेज पे अप्लाई किया जा रहा है। और नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर फोर्थ वन है अप्लाइंग जेंटल प्रेशर टू द एंटीरियर नेक
in a posterior direction at the level of thyroid cartilage. तो which one correct answer according to you कि how to perform the Selic maneuver? Anyone को बताना चाहेगा which is the correct answer for Selic maneuver? Yes. सेलिक मैन्योर क्या होता है? जब कोई भी न्यूबॉर्न हो या एडल्ट पर्सन हो और इमीडिएटली हमें क्या करना पड़े, उसका इंट्यूबेशन करना हो। जैसे मान लो दो तरह के इंट्यूबेशन होता है, एक होता है इलेक्टिव इंट्यूबेशन, दूसरा होता है इमरजेंसी इंट्यूबेशन। इलेक्टिव इंट्यूबेशन में तो हम क्या रखते हैं, कोई भी बच्चा है अगर उसका इंट्यूबेट करना है उसको एनपीओ कर देते हैं जनरली, कि हमें क्या रखना है, फूड कंटेंट उसको कुछ भी नहीं दे रहे। बट मान लो कोई इमरजेंसी में है, गेस्पिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी में उसका इंट्यूबेशन या एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट करना होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, सेलिक मैन्योर यूज करते हैं। कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। पहले आप करेक्ट आंसर बताइए कि विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कि कौन सा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, विच वन इज करेक्ट आंसर? यस, अरे वो बताएगा कोई करेक्ट आंसर, आगे चले? आइडिया नहीं है, चलेगा तो फिर आइडिया देते हैं। आइडिया नहीं है तो आइडिया लेना चाहिए, पता होना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जाम क्या है, नॉरसेट एम्स का है। किसका है? नॉरसेट एम्स का है, तो एग्जाम जरूर लेंगे, है ना। आइडिया लेंगे। देखो ऑप्शन करेक्ट बात करें कि ऑप्शन करेक्ट क्या है, तो ऑप्शन तो हमारे पास ए करेक्ट है। ए करेक्ट में क्या लिखा है, अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द एंटीरियर नेक इन ए पोस्टीरियर डायरेक्शन एट द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। जनरली क्या करेंगे, जो एंटीरियर नेक है, आगे वाला जो नेक है, उसका जो पोस्टीरियर डायरेक्शन पीछे की ओर है, क्या करेंगे, क्रिकोइड कार्टिलेज या यहाँ पर क्या करेंगे, हम हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारे पास वोकल कॉर्ड से वो विजुअलाइजेशन अच्छा हो और रिगर्जिटेशन बच्चे को ना हो। मैंने पहले बोला एनपीओ रखते हैं, बट इमरजेंसी में नहीं पता होता है, इसलिए क्या करेंगे, क्रिकोइड कार्टिलेज का प्लेसमेंट करेंगे, ताकि जो फूड कंटेंट है वो रिगर्जिटेट होके ट्रेकिया के अंदर ना चलाए। देखो जानेगा इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। सेलिक मैन्योर, इस केस में क्या करेंगे, देखो पहले तो बात तो यूज क्यों किया जाता है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन। जो मेन पर्पज है वो है प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन एंड टू असेस एक्सिस ऑफ नेजोफेरिंक्स, जो हमने पहले नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंक्स, या बोल सकते हैं अपर ट्रेकिया, इसका एक्सेस के लिए, ताकि क्या हो, एक सीधी लाइन यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर क्या होगा, इसका इस बात करें कि सेलिक मैन्योर में क्या करते हैं हम, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो कहाँ करते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज पे। इंपॉर्टेंट चीज, किस डायरेक्शन में करेंगे, तो एंटीरियर नेक, कौन सा नेक है हमारे पास, एंटीरियर नेक पर, किस डायरेक्शन में, पोस्टीरियर डायरेक्शन में। इतना क्लियर है भाई? फिर दूसरा मैनर भी पढ़ेंगे ना, एंटीरियर नेक पर पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिकोइड कार्टिलेज पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। दो कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। हम कहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, सेलिक मैन्योर में कहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज पे अप्लाई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ करेंगे, क्रिकोइड कार्टिलेज पे करेंगे। कौन से डायरेक्शन में करेंगे, तो लिखा है कि एंटीरियर नेक और पोस्टीरियर डायरेक्शन में, आगे की नेक पर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे। आगे देखिएगा, एक और था बर्क मैन्योर। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर बात करें दूसरा लिखा हुआ है आपने, अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द प्रेशर नेक, सॉरी, अप्लाइंग बैकवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड एंड पोस्टीरियर प्रेशर ऑन द नेक थायराइड कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं, बर्क मैन्योर बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, बर्क मैन्योर। ये मेनली किसके लिए काम आता है, यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारे पास विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स के देखने के लिए काम आता है, या करेक्ट पोजीशन वहां पर देने के लिए काम आता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि बर्क मैन्योर जो परफॉर्म किया जाता है
वो किस कार्टिलेज पे करते हैं? थायराइड कार्टिलेज पे करते हैं, जो जस्ट अबोव द क्या होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर की साइड में होता है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अप्लाई प्रेशर, प्रेशर कहाँ लगाएंगे? बैकवर्ड, पीछे की ओर लगाएंगे, बैकवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। देन राइट वर्ड का मतलब बाहर की ओर, ठीक है, पीछे की ओर, बाहर की ओर प्रेशर अप्लाई करना है। पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की ओर, कहाँ करेंगे? क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? बर्फ मेन्योर बोलते हैं। पूछा जाए कि न्यूबॉर्न का या एडल्ट का जब हम क्या कर रहे हैं, इंट्यूबेशन कर रहे हैं, और ओकल कॉर्ड्स या बात करें कि वहां पर आपका ग्लोटिस विजिबल नहीं है, तो उस केस में कौन सा मेन्योर फॉलो करते हैं? तो बर्फ मेन्योर क्या करते हैं वहां पर? फॉलो करते हैं। ठीक है, बर्फ मेन्योर फॉलो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। किस केस के अंदर? इसके अंदर जनरली क्या बोलते हैं इसको, अगर बात करें बर्फ मेन्योर, यहाँ पर ये फॉलो करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर बैकवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड एंड पोस्टीरियर साइड में क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। चले आगे, कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए, कौन सी चीज पूछा जाए आपसे? अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिक मैन्योर किस केस में यूज करते हैं, तो सिलिक मैन्योर तो हम न्यूबॉर्न के अंदर या एडल्ट के अंदर रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी केस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। बट हमारे पास अगर बात करें वोकल कॉर्ड को इजीली या अच्छे से विजिबल करने के लिए जो मैन्योर यूज किया जाएगा, उसे बर्फ मैन्योर करेंगे यूज। और कहां प्रेशर अप्लाई करेंगे? थायराइड कार्टिलेज पे, अपवर्ड, राइटवर्ड, पोस्टीरियर साइड में क्या करेंगे? प्रेशर वहां पर अप्लाई करेंगे। चलेगा, ये हो गया हमारे पास सिलिक मैन्योर के बारे में बात, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच इज फॉलोइंग एयरवे डिवाइस नोन एज इंट्रा, इंट्रा की जगह आप लिखिएगा इंफ्रा। क्या है? इंफ्रा ग्लोटिक डिवाइस। पूछा गया है कि विच इज फॉलोइंग एयरवे डिवाइस, विच वन फॉलोइंग एयरवे डिवाइस इज नोन एज इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस? फर्स्ट वन है नेजोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है, नेजोट्रेकियल एयरवे, ट्रेकेस्टोमी या लेरिंजियल मास्क एयरवे। किस डिवाइस को इंफ्राग्लोटिक डिवाइस बोला जाएगा? विच वन इज नोन एज इंफ्राग्लोटिक डिवाइस? यस, किस डिवाइस को इंफ्राग्लोटिक डिवाइस बोला जाएगा? आंसर कीजिए, आपके करेक्ट आंसर क्या है? विच वन इज नोन एज इंफ्राग्लोटिक डिवाइस? नेजोफेरिंजियल एयरवे, नेजोट्रेकियल एयरवे, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेकियोस्टोमी और लेरिंजियल मास्क एयरवे। विच वन इज करेक्ट? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई? देखो, जो एयरवे डिवाइस होते हैं, जो एयरवे डिवाइस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एयरवे डिवाइस की बात करें कि एयरवे डिवाइस कितने तरह के? 3 टाइप्स के हमारे पास एयरवे डिवाइस होते हैं, या लाइफ सेविंग डिवाइस भी बोल सकते हो, एयरवे डिवाइस। ठीक है, पहला होता है हमारे पास सुप्राग्लोटिक, सुप्राग्लोटिक, जस्ट ग्लोटिस से अभी यूज हुआ है, सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस, जिसमें जो मोस्ट कॉमन आंसर रहेगा आपके पास सुप्राग्लोटिक का, वो होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, लेरिंजियल मास्क एयरवे किस प्रकार का डिवाइस है? सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? सुप्राग्लोटियल एयरवे डिवाइस है। नेक्स्ट कौन सा होगा? नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल, ये भी क्या है हमारे पास? सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है। ये भी क्या है? सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है। नेक्स्ट हो सकता है ओरोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल। ठीक है, ये सारे डिवाइस क्या होंगे हमारे पास? सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंफ्राग्लोटिक, या जो ग्लोटिस के जाके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इंफ्राग्लोटिक। ठीक है, इंफ्रा ओरोफेरिंजियल आप जानते हो यहाँ पर यूज करते हैं। इंफ्राग्लोटिक की बात करें तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, नेजोट्रेकियल। ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो रहा है, लिखा हुआ है क्लियरली, तो नेजोट्रेकियल। एंडोट्रेकियल जो इंट्यूबेशन होता है माउथ के थ्रू होता है, नेजोट्रेकियल में नोज के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला जाता है, वो अलग साइज का आता है, डिफरेंट आता है। नेजोफेरिंजियल हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं ओरोफेरिंजियल, ओरोट्रेकियल, ओरोट्रेकियल बोल दो आप, इसको बोल दो एंडोट्रेकियल जो यूज करते हैं। ये भी कौन सा डिवाइस होता है हमारे पास? इंफ्राग्लोटिक। जो ईटी ट्यूब होता है वो इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस के अंदर हमारे पास आता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि थर्ड वन कौन सा एयरवे मैनेजमेंट? सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा होता है? सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जरी में क्या करते हैं? जो हमारे पास ट्रेकियोस्टोमी है वो परफॉर्म करेंगे। ट्रेकियोस्टोमी हो गया,
या क्रिकोइड ऑस्टोमी, यहाँ पर भी ट्यूब डाल सकते हैं। दोनों यहाँ पर क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स होते हैं एयरवे डिवाइस प्लेसमेंट के। ठीक है, क्रिकोइड जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वहां से क्या करेंगे, जो ट्यूब है उसका प्लेसमेंट करेंगे या फिर ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म करेंगे। तो तीन प्रकार के एयरवे डिवाइस होते हैं। फर्स्ट वन है सुप्राग्लोटिक, जिसके अंदर लेरिंजियल मास्क एयरवे, देन नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स एयरवे डिवाइस रहेंगे। इंफ्राग्लोटिक के अंदर नेजोट्रेकियल ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसको ओरोट्रेकियल भी बोला हमने। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर ट्रेकोस्टोमी या क्रिकोस्टोमी वहां पर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे चले, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर है आपका सभी का? चले आगे, समझ में आ रहा है भाई? देखिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर बात करें इसके बाद, विच वन फॉलोइंग डिवाइस इज नोन एज, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डिस्कस कर चुके हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडल कप प्रेशर फॉर ईटी ट्यूब शुड नॉट बी एक्ससीडिंग। आइडियल अगर हमने क्या लगाया वहां पर, कप ट्यूब लगाया है ना, कप ट्यूब वहां पर अगर लगाया किसी बच्चे को, तो आइडियल जो है कप का प्रेशर वो कितना रखना चाहिए? फर्स्ट वन है 10 cm H2O रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है 20 cm H2O रखना चाहिए। नेक्स्ट 30 cm H2 होना चाहिए या 50 cm H2 वहां पर होना चाहिए। आइडियल कप प्रेशर कितना होना चाहिए? हाँ जी भाई, तो आपके अकॉर्डिंग आइडियल कप प्रेशर कितना होना चाहिए? विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर आइडियल कप प्रेशर? कौन सा आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा? देखो, जो आइडियल कप प्रेशर होता है 20 cm H2, क्या रहता है 20 cm H2। जनरली आप जब देखोगे इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं, मैनोमीटर या उसे बोलते हैं पोसी, है ना, ये भी नाम पोसी मैनोमीटर यूज करते हैं। जो आइडल उसके अंदर ग्रीन कलर से जो आइडल मार्क होता है प्रेशर का, वो कितना है 20 to 30 cm H2 होता है। तो 20 जो लोअर वैल्यू है, लोअर प्रेशर है, ठीक है, लोअर प्रेशर जो है उसे क्या माना गया, आइडल माना गया। क्योंकि अगर 30 cm H2O तक यूज करेंगे तो क्या हो सकते हैं, ट्रेकिया के अंदर अल्सर हो सकते हैं, ट्रेकियल अल्सर वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो बढ़ा नहीं, मैक्सिमम प्रेशर 30 हो सकता है। आइडल प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, 20 cm H2 होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग लिखा है, बच्चों के अंदर तो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की बात करें, नॉट मोर देन 20 या 1 ईयर से ऊपर यूज करते तो वहां पर क्या होगा, मोर देन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बच्चे को वहां पर अल्सर हो सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 20 cm H2। अगर रेंज पूछा जाता आपसे, रेंज कितना होता है, ठीक है, करेक्ट रेंज किसके लिए, एडल्ट के लिए 20 to 30 cm H2। कभी भी 30 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, है ना, और बच्चे हैं तो क्या 20 से ऊपर नहीं लेके जाए। बट जो आइडल पूछा जाए, आइडल प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग लिखा है, वहां पर आइडल होना चाहिए था। तो आइडल प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 cm H2O होना चाहिए। अगर हम बात करें एक सिंगल के, हमें कौन सा प्रेशर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 20 cm H2। अगर ऑप्शन रेंजेस के अंदर होता तो 20 to 30 cm H2 वहां पर क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते। क्लियर है आपको? ये कोई डाउट है इसके अंदर? फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर, चलेगा। चलेगा, न्यूबॉर्न केसेस के अंदर और बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक वो डबल हमारे पास में स्प्रिंट हो गया था। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि अगर, लिख लीजिएगा क्वेश्चन की बात करते कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन कि विच इज फॉलोइंग वी शुड arrange first in case of endotracheal tube placement. Which one is following we should arrange first in case of endotracheal tube placement? ऑप्शन है यहाँ पर बैग मास्क,
वेंटिलेशन, नेक्स्ट है ऑन द रेडियंट वार्मर, ठीक है। सी ए डू सक्शनिंग, और डी था यहां पर अगर बात करें चेक द मॉनिटर फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर लिखा है विच वन फॉलोइंग वी शुड बी अरेंज फर्स्ट इन केस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। हम किसी बच्चे को, है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने जा रहे हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे आपका क्या हो इलेक्टिव मेथड हो, तो सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेड साइड क्या अरेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई अरेंज, ऑप्शन है बैग मास्क वेंटिलेशन, ऑन द रेडिएंट वार्मर, के रेडिएंट वार्मर ऑन करना है, डू सक्शन करेंगे, या चेक द मॉनिटर फॉर बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए क्या करेंगे, मॉनिटर चेक यहाँ पर करेंगे। विच वन इज करेक्ट, बोलिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहां पर रहेगा। तो देखो सबसे पहले कोई भी इंट्यूबेशन प्लानिंग हो, ठीक है, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक बच्चे का इंट्यूबेशन करने जा रहे हैं या एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या अरेंज करना है, बैग मास्क वेंटिलेशन। क्या करना है, बैग मास्क को अरेंज करना है, करेक्ट साइज का बैग और करेक्ट साइज का मास्क वहां पर होना चाहिए, विद करेक्शन ऑफ O2, विद 100% O2 सप्लाई। सबसे पहले ये करना है, ठीक है। अगर बच्चा हमारे पास आ गया है भाई, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी बोला कि एंडोट्रेक हमारे पास क्या है कि किसी बच्चे का हमें क्या करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, सबसे पहले क्या करना है, बेड साइड या उसके बेड पे क्या करना है, बैग मास्क वेंटिलेशन रेज करना है, ठीक है, और O2 स्टार्ट कर देना है। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें लगता है नीड है, ठीक है, तो डू सक्शनिंग, और इसके साथ क्या कर देंगे, पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक करना है कि उसका पल्स ऑक्सीमीटर क्या आ रहा है। देन फिर क्या करेंगे हम, लेरिंजोस्कोप प्लस ब्लेड क्या रखेंगे, बेड साइड पे अरेंज रखेंगे फॉर द एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट। देन ET ट्यूब, फिर क्या देंगे वहां पर, नेक्स्ट ET ट्यूब, क्योंकि लेरिंजोस्कोप डालेंगे फिर क्या करेंगे, ET ट्यूब। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि कब ट्यूब प्लेसमेंट किया जाएगा, तो सेचुरेशन, जब O2 सेचुरेशन क्या आ जाए, मोर देन 95% से ज्यादा हो तभी क्या करेंगे हम, SpO2 95% से ज्यादा हो तभी क्या करेंगे हम, ET ट्यूब का प्लेसमेंट करेंगे, अदरवाइज तब तक बैग मास्क वेंटिलेशन करते रहेंगे जब तक कि सेचुरेशन 95% से ज्यादा ना हो जाए या 100% ना हो जाए, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट नहीं करेंगे, वेट करेंगे, बैग मास्क वेंटिलेशन करते रहेंगे तब तक। थर्ड चीज आपसे पूछा जाए कि जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं उस समय पे बेड साइड पे कौन सा मेडिकेशंस अवेलेबल होना चाहिए, तो आपका ADR अवेलेबल होना चाहिए, एड्रेनलिन, ठीक है, ADR अवेलेबल होना चाहिए। कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, एस्पिरेशन की वजह से या हाइपोक्सिया के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट होने लगेगा, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर न्यूबॉर्न का CPR करना पड़ेगा। तो बेड साइड पे जो मेडिकेशन की बात करें कि ADR वहां पर क्या होना चाहिए, एड्रेनलिन वहां पर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूबॉर्न के लिए जो ADR यूज किया जाता है उसका रेशियो कितना होता है, 1:10,000 होता है। तो ये हुआ हमारे पास जो आज का क्लास था कंप्लीट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे होंगे आप लोगों के अकॉर्डिंग, और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या करेंगे, काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। बाकी रही कि आप न्यू बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कब से स्टार्ट होगा, 5 दिसंबर से आपके पास लाइव बैचेस देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज, चाहे RRB, SGPGI या नोरसेट की बात करें, प्रीमियम क्वेश्चंस की बात करें, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, उन सबके लिए दिए गए नंबर्स की बात करें यहाँ पर, उन पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 7062328219 पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास एंड वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स।